डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे फिक्स वाइज सर्किट। सबसे सिंपल वाइसिंग मेथड है, तो उसमें से उसके जो डिस्कशन होगा, मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आई बी के लिए कैलकुलेट करना है। मींस बेस एमीटर लूप में आपको आई बी के लिए कैलकुलेट करना है। बेस एमीटर लूप में केबीएल अप्लाई करना है और आई बी के लिए कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद आपको बीटा इक्वल आई सी इक्वल टू बीटा आई बी रिलेशन से आई सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। फिर उसके बाद जो तीसरा स्टेप होगा वो क्या होगा, कलेक्टर इमीटर लूप में आपको केबीएल अप्लाई करना है, तब उसमें वी सी क्यू के लिए कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको फिक्स वाइज सर्किट का एक जनरल सर्किट बना के दिखाता हूं, और जनरल सर्किट बनाने के बाद इसमें इसका डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा, और उसके बाद हम उसकी एनालिसिस करेंगे सिंपल स्टेप्स में। तो देखें फिक्स वाइज सर्किट, तो मैं यहाँ सिंपल एक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में सर्किट बनाया हुआ है जो कि फिक्स वाइज में कनेक्ट है। फिक्स वाइज इज वेरी सिंपल वाइसिंग टेक्निक। इसमें आपको क्या करना है, एक आरसी कनेक्ट होगा, आरसी रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, और एक उसके साथ साथ आरबी रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। बेस पे रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, जैसे आरबी रेजिस्टेंस का नाम दे रहे हैं हम यहाँ पे। और ये कपलिंग कैपेसिटर्स कनेक्ट है, यहाँ पे एसी इनपुट सिग्नल कनेक्ट है। सर्किट जनरली जब भी एनालिसिस करने को आएगा तब आपको इसी तरह का आएगा, तो मैं इसलिए यहाँ पे कंप्लीट सर्किट बना रहा हूँ, जिससे जब भी आप एनालिसिस करें, उसकी एसी एनालिसिस करें या डीसी एनालिसिस करें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये ध्यान रखना है, आउटपुट एसी आउटपुट सिग्नल इस तरह से ही लिख के आएगा सर्किट में, या किसी दूसरे शब्दों में भी लिख के आए तो आप उसको आसानी से समझ सकें। यहाँ आईसी करंट, यहाँ आरबी और आईबी, आईबी में यहाँ पे लिख रहा हूं, इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आईबी लिखा हुआ है, और ये बीच में प्लस वीसीसी वोल्टेज। यहाँ पे सिंपल एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है। अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया जाता है तो करंट की डायरेक्शंस अपोजिट हो जाएंगी। वो ध्यान रखना है आपको कि करंट की पोलरिटी कैसे रहेगी, वो आपको सर्किट को देख के ध्यान रखना है कि वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो ये एमीटर टर्मिनल, बेस टर्मिनल, और ये कलेक्टर टर्मिनल। अब जब भी हमें डीसी एनालिसिस करनी है, फिक्स वाइज सर्किट की डीसी एनालिसिस करनी है, तो डीसी एनालिसिस करते समय हम इसका डीसी इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे। तो डीसी इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि एसी सिग्नल को आपको हटा देना है, एलिमिनेट करना है। और कैपेसिटर हम जानते हैं कि XC इक्वल टू 1/2 पाई FC। डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0 हर्ट्ज। अब 0 रखेंगे तो XC विल बी इंफिनिटी फॉर डीसी। फ्रीक्वेंसी 0, डीसी, एफ डीसी इक्वल टू 0। तो उस केस में ये इसका इम्पिडेंस, कैपेसिटर का इम्पिडेंस हो जाएगा इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब होता है ओपन सर्किट। मैं यहाँ पर लिख देता हूं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मींस कैपेसिटर्स भी हट जाएंगे, तो आपके पास जो सर्किट होगा वो सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा। डीसी के लिए मैं इस वीसीसी को भी सेपरेट कर देता हूं, तो वीसीसी को भी सेपरेट करने के बाद जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। आरसी, आईसी, वीसीसी, आरबी, आईबी, वीसीसी, यहाँ प्लस माइनस वी बेस एमीटर वोल्टेज, यहाँ प्लस माइनस वी सीई वोल्टेज। तो अब आप देख सकते हैं मैंने बेस सेक्शन और कलेक्टर एमीटर, बेस एमीटर सेक्शन, ये एमीटर मैं बोल देता हूँ, बेस बोल देता हूँ, और यहाँ पे कलेक्टर बोल देता हूँ। तो बेस एमीटर सेक्शन और कलेक्टर एमीटर सेक्शन दोनों सेपरेट हो गए हैं यहाँ पे, और बेस एमीटर को इनपुट पे रखना है, कलेक्टर एमीटर को आउटपुट पे रखना है। तो अब मैं सिंपली इसको आईबी के लिए
सॉल्व कर सकता हूं। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे कि कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ आई बी के लिए। तो ये वाले सेक्शन में आपको इनपुट सेक्शन में मूव करना है बेस करंट को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन आएगी आपको वो VCC, मैं यहाँ पे लिख देता हूं अप्लाइंग KVL टू बेस एमीटर लूप, then VCC minus V base emitter minus IB RB is equal to 0। और ये आपको एक्सप्रेशन देगा IB इक्वल टू VCC माइनस V base emitter डिवाइडेड बाय RB, और इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 में IB के लिए सॉल्व कर लिया है। और IC की अगर एक्सप्रेशन देखूं मैं तो IC इक्वल टू क्या होता है बीटा IB, और बीटा IB के लिए सॉल्व कर सकता हूं। तो IC की वैल्यू आपको यहां से आ जाएगी। ये दूसरा स्टेप है हमारा जो हमें फॉलो करना है। तो ये इसको मैंने बोला है इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आउटपुट लूप में मींस कलेक्टर इमीटर लूप में VC के लिए सॉल्व करना है। इस वैल्यू ये यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया IC के लिए, इसे हम ICQ कह सकते हैं यहाँ पे एट ऑपरेटिंग पॉइंट। और यहाँ पे जब मैंने कलेक्टर इमीटर लूप में सॉल्व करूंगा दैट मींस अप्लाइंग KVL एट कलेक्टर एमीटर लूप, उस समय जो एक्सप्रेशन होगी वो VCC माइनस ICRC माइनस VCE इज इक्वल टू 0। और ये मुझे VCE की वैल्यू प्रोवाइड करेगा VCE दैट इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, और इसे मैं कह सकता हूं VCEQ, क्यू पॉइंट वैल्यू होगी। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 कह सकता हूं यहाँ पे। तो ये तीनों स्टेप मेरे पूरे हो गए हैं यहाँ पे। अभी देखें तो IC यहाँ से क्या होगा, IC की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ यहाँ से तो IC की वैल्यू आएगी IC इक्वल टू VCC माइनस VCE डिवाइडेड बाय RC। इसे इक्वेशन नंबर 4 कह सकता हूं। और अगर हम यहाँ से देखें तो VCE इक्वल टू VC माइनस VE होगा। सिंपल वोल्टेज डिफरेंस का रूल है। वोल्टेज डिफरेंस के रूल्स के हिसाब से VC इक्वल टू VC माइनस VE, इक्वेशन नंबर 5 बोला है मैंने यहाँ पे इसको। और V बेस एमीटर इक्वल टू VB माइनस VE, इक्वेशन नंबर 6 बोला है। और हम सिंपली यहां से देख सकते हैं कि सर्किट में एमीटर इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड दैट मींस VE इज इक्वल टू 0। तो उस केस में V बेस एमीटर इक्वल टू VB एंड V कलेक्टर एमीटर इक्वल टू VC, इक्वेशन नंबर 7। और इक्वेशन नंबर 1, ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए इनका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे, बट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए आवश्यक है कि हम इसको ध्यान रखें कि किस टर्मिनल के वोल्टेजेस क्या क्या होंगे। अब हमने यहाँ तीनों स्टेप कंप्लीट कर लिए, दैट मीन्स IB के लिए कैलकुलेट कर लिया, IC के लिए कैलकुलेट कर लिया, VCE के लिए कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर की बात करेंगे। तो स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ फिक्स्ड वाइज सर्किट। तो सिंपल स्टेप है, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने जनरल स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट किया था। जनरल स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, 1 प्लस एस इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा डेल IB अपॉन डेल IC। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, IB इक्वल टू रिलेशन क्या है, IB इक्वल टू VCC डिवाइडेड बाय RB। दैट मीन्स अगर इस इक्वेशन में देखें जो हमने बेस एमीटर जंक्शन पे इक्वेशंस कैलकुलेट की थी, उसमें IB इक्वल टू VCC अपॉन RB कैलकुलेट किया था। दैट मीन्स अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे
IC के रेस्पेक्ट में, देन मीन्स डेल IB अपॉन डेल IC के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, देन इट विल प्रोवाइड 0 बिकॉज IC टर्म इज नॉट प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन। तो उस केस में यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए S इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा इंटू 0, दैट मीन्स इट विल प्रोवाइड वैल्यू 1 प्लस बीटा। तो S की वैल्यू 1 प्लस बीटा आई है यहाँ पे, और S की वैल्यू 1 प्लस बीटा का मतलब देयर इज अ ह्यूज स्टेबिलिटी फैक्टर। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि स्टेबिलिटी फैक्टर शुड बी आइडियली 0 बट प्रैक्टिकली एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो यहाँ पे अगर करंट गेन जाना है, बीटा क्या है करंट गेन, और करंट गेन की वैल्यू जाना है तो 1 प्लस बीटा इज द लार्ज वैल्यू। दैट मीन्स इस फिक्स वाइज सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर या स्टेबिलिटी ठीक नहीं है हमारे एम्पलीफिकेशन सर्किट के लिए, स्टेबल सर्किट के लिए। तो ये फिक्स वाइज सर्किट हम सेल्डम यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन एक जनरल जब हमें जरूरत होती है किसी भी एम्पलीफायर सर्किट को प्रैक्टिकल पर्पज से लर्न करने के लिए, तो एक सिंपल सर्किट मिलता है जिसमें केवल एक बेस रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होती है हमें सर्किट को कनेक्ट करने में। तो ये एडवांटेज है कि सिंपल सर्किट है, इसका एनालिसिस करने में आसानी होती है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो पर्पज है हमारा वो स्टेबिलिटी एनालिसिस करने का, वो यहाँ पर्पज फुलफिल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी की वैल्यू, स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू, S की वैल्यू बहुत ज्यादा आती है, जो कि सुटेबल नहीं है, स्टेबिलिटी के लिए सुटेबल नहीं है। थैंक यू।